सोचिए, एक जमीन का टुकड़ा है, सदियों से एक समुदाय के जानवर वहां चरते आए हैं। कागजों में उसका नाम है गौचर, मतलब जानवरों के चरने की जगह। अब सोचिए, एक दिन उस जमीन पर बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं और उसे खोदना शुरू कर देती हैं। तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। ये कहानी गुजरात के आदिवासी इलाकों से निकली है और ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये कानून की है, हक की है और एक बहुत ही अजीब सी खामोशी की भी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि उस पर जो लोग निर्भर हैं उनकी है। आज हम डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा के एक लेख के आधार पर गुजरात में चल रहे एक कथित गौचर घोटाले की परतें खोलेंगे। अच्छा। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक संरक्षित जमीन पर खनन हो रहा है, इसके पीछे कौन से कानूनी दांवपेच हैं और सबसे जरूरी, इसका वहां के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सीधे जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं। मामला है भरूच जिले के झगड़िया तालुका का और गांव का नाम है पडाल। लेख के मुताबिक यहाँ करीब 48 हेक्टेयर गौचर भूमि है। 48 हेक्टेयर? हाँ, और उस पर बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है। और ये कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं है, ये वो जमीन है जिसे गुजरात सरकार की अपनी गौचर नीति के तहत बचा कर रखना चाहिए। यहीं पर हमें एक पल रुकना होगा और गौचर का मतलब समझना होगा। सही बात है। ये सिर्फ खाली जमीन नहीं है। आदिवासी समुदाय, जिनकी अर्थव्यवस्था का आप कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा पशुपालन पर टिका है, उनके लिए ये उनकी आर्थिक जीवन रेखा है। बिल्कुल। ये उनके जानवरों के लिए चारागाह है। अगर चारागाह ही नहीं बचेगा तो जानवर कहाँ जाएंगे, और अगर जानवर नहीं बचेंगे तो उनकी आजीविका का क्या होगा। तो इस जमीन का जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे उनके जीने के तरीके पे एक हमला है। मतलब ये कि ये जमीन आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से बहुत जरूरी है। तो फिर मेरा पहला सवाल यही है कि अगर कानून इस जमीन को बचाने के लिए बना है तो फिर उस पे खनन की इजाजत मिल कैसे गई? ये कानूनी तौर पर मुमकिन हुआ कैसे? यहीं से आप देखिए बात उलझनी शुरू होती है। कानून इस पे एकदम साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया था। जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य वाला? बिल्कुल, बहुत ऐतिहासिक फैसला था वो। अदालत ने कहा था कि तालाब, चारागाह, जंगल, ये जो सामुदायिक जमीनें हैं, इनका इस्तेमाल किसी निजी व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं हो सकता। नहीं, इनका इस्तेमाल सिर्फ बेहद असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए भूमिहीन मजदूरों के लिए घर बनाने हों या कोई स्कूल या अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधा बनानी हो। अच्छा। व्यावसायिक खनन तो इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं आता। एक मिनट, मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। तो फिर किसी न किसी ने तो कागजों पर मंजूरी दी होगी, वो कैसे मिली? मुझे लगता है असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि इस कानून को दरकिनार कैसे किया गया। बिल्कुल, और लेख के मुताबिक इसे दरकिनार करने का तरीका था धोखाधड़ी। हाँ, आरोप ये है कि इस 48 हेक्टेयर की खदान के लिए जो पर्यावरण मंजूरी ली गई वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई थी। अच्छा। अधिकारियों को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। जमीन की जो असली पहचान थी, यानी गोचर, उसको छिपाया गया और उसे सरकारी बंजर भूमि या कृषि भूमि बता दिया गया। ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है। मतलब आपने बस फॉर्म में जमीन का प्रकार बदल दिया और किसी ने उसकी जांच ही नहीं की। ये मंजूरी देता कौन है? ये मंजूरी राज्य स्तर की समितियां देती हैं, जिन्हें SEIAA और SEAC कहते हैं। स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। जी, और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। हाँ। इनका काम ही यही है कि किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले ये जांचें कि उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और सारी जानकारी सही है या नहीं। लेख का आरोप है कि इन समितियों को अंधेरे में रखा गया। उन्हें बताया ही नहीं गया कि ये जमीन असल में गौचर है। ये पूरी प्रक्रिया पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में धोखे से मंजूरी ले ली गई, लेकिन ये बात इतने सालों तक छिपी तो नहीं रह सकती। किसी ने तो इस पर आवाज उठाई होगी, कोई शिकायत तो की होगी। आवाज उठी और बहुत जोर से उठी। डॉक्टर भाविन वसावा, जिनके लेख पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने 2018 से लगातार शिकायतें करनी शुरू की। अच्छा, 2018 से? हाँ, उन्होंने दिल्ली में बैठे MOEFFC यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लिखा। गुजरात की उन्हीं संस्थाओं SEIA और SEAC को भी लिखा जिन्हें अंधेरे में रखा गया था। तो मतलब जो नियामक संस्थाएं हैं, जो वॉच डॉग हैं, उन तक बात पहुंच गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ एक्शन लिया? हाँ, कागजों पर एक्शन हुआ। शिकायतों के बाद CII और CAC ने
भरूच के कलेक्टर और राज्य के खनन आयुक्त को चिट्ठियां लिखी ओके। और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस जमीन के असली स्टेटस की जांच की जाए और अगर ये गौचर भूमि है तो खदान की मंजूरी तुरंत रद्द कर दी जाए। तो फिर तो मामला सुलझ जाना चाहिए था, रद्द क्यों नहीं हुई? यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। नतीजा सिफर, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। लेख के मुताबिक भरूच जिले के अपने भूविज्ञानी यानी सरकार के अपने जियोलॉजिस्ट ने एक दो बार नहीं बल्कि 9 से 10 बार लिखित में अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये खदान गौचर जमीन पर है, इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। 9 से 10 बार? जी। उन्होंने तो अपने सीनियर से मार्गदर्शन भी मांगा कि अब आगे क्या करना है। रुकिए, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस विभाग का काम खनन पर नजर रखना है, उसी विभाग का स्थानीय अधिकारी लिखकर दे रहा है कि ये गैर कानूनी है और फिर भी खनन चलता रहा। ये कैसे हो सकता है? और आपने ग्राम सभा का जिक्र किया, उनकी क्या भूमिका थी इसमें? ये एक और बहुत जरूरी पहलू है। पड़ाल गांव की ग्राम सभा ने इस खदान का साफ तौर पर विरोध किया था। उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। अच्छा। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आदिवासी इलाकों में पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को संविधान से विशेष अधिकार मिले हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी जमीन से जुड़े किसी भी फैसले में उनकी हाँ या ना बहुत मायने रखती है। कानूनन उनकी ना का मतलब ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ उनकी आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। तो अब तक की कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्थानीय अधिकारी की रिपोर्ट है और गांव के लोगों का विरोध है। इसके बावजूद 48 हेक्टेयर जमीन खोदी जा रही है। जी। मुझे अभी लग रहा है कि शायद कोई कानूनी लूप होल, कोई ऐसा नियम होगा जिसका सहारा लेकर ये खदानें चल रही हैं। आपने सही सोचा। एक नियम का जिक्र आता है, गुजरात गौण खनिज रियायत नियम 2017। इसका नियम 12 कहता है कि कुछ खास खदानों के पट्टों को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया जा सकता है। पहली नजर में ये एक बचाव का रास्ता लगता है। अच्छा, तो ये है वो नियम। लेकिन मुझे अंदाजा है कि इसमें कोई शर्त जरूर होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर गैर कानूनी खदान को भी 2030 तक का लाइसेंस मिल जाए। बिल्कुल सही। उसमें एक बहुत छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त लिखी है। और वो क्या है? शर्त है, बशर्ते कि पट्टे की सभी शर्तों और नियमों का अनुपालन किया गया हो। और इसी एक लाइन पर यह पूरा मामला टिका है। अच्छा। जरूरी शर्तों में क्या क्या आता है? ग्राम सभा की सहमति लेना, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना, जरूरी स्टैंप ड्यूटी चुकाना। लेख के अनुसार इन खदानों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, तो जब आपने पुरानी शर्तें ही पूरी नहीं की तो पट्टे को आगे बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब जिस कानून को ये अपनी ढाल बना सकते थे, वही कानून असल में इनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। ये तो एक तरह का कानूनी चक्रव्यूह है। बिल्कुल। तो फिर सवाल वही है कि खनन विभाग इन्हें ऑनलाइन रॉयल्टी जमा करने की इजाजत देकर इन्हें चलने क्यों दे रहा है? जब सब कुछ इतना साफ है तो इनकी रॉयल्टी खाते बंद क्यों नहीं किए जा रहे? लेख इसे या तो व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी कहता है या फिर जानबूझकर की जा रही अनदेखी। और ये सिर्फ एक खदान की बात नहीं है, और भी है। लेख में बताया गया है कि उसी क्षेत्र में 25 हेक्टेयर की एक और खदान भी गौचर भूमि पर ही चल रही है। वहां भी कहानी बिल्कुल यही है, न ग्राम सभा की सहमति, न वैध पर्यावरण मंजूरी। चलिए 1 मिनट के लिए इन कानूनी दांव पेच और कागजों से बाहर आते हैं। इन सब का उन लोगों पर क्या असर हो रहा है जो वहां रहते हैं, जिनकी वो जमीन थी? उन पर दोहरी मार पड़ रही है। पहली, उनकी आजीविका तो खत्म हो ही रही है क्योंकि चारागाह नहीं बचे। दूसरी, इन खदानों से उड़ने वाली धूल और प्रदूषण की वजह से उनके खेतों में बची खुची फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। उनके पास न पशुपालन का जरिया बचा, न खेती का। और जब वो अपनी बर्बाद फसलों के लिए मुआवजे की मांग करते होंगे, तब क्या होता है? यहीं पर कहानी में एक और दुखद मोड़ आता है। लेख बताता है कि जब आदिवासी अपनी बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा मांगते हैं तो उन पर खंडनी यानी एक्सटॉर्शन मांगने के आरोप लगा दिए जाते हैं। क्या? एक्सटॉर्शन? जी। लेखक इसे आदिवासी समुदाय पर हो रहा एक अत्याचार यानी एट्रॉसिटी कहते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है। जब बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर पूरे गुजरात में सरकार मुआवजा देती है। हाँ, देती है। तो इन खदानों से हुई बर्बादी, जो कि एक मानव निर्मित आपदा है, उसके लिए मुआवजा मांगना खंडनी कैसे हो गया? ये तो पीड़ितों को ही अपराधी बना देने जैसा है। बिल्कुल। ये सुनना ही बहुत परेशान करने वाला है। अब मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि जब इतना कुछ हो रहा है, फर्जी दस्तावेज, कोर्ट का उल्लंघन, अधिकारियों की रिपोर्ट, लोगों का विरोध, तो वहाँ के राजनीतिक नेता कहाँ हैं?
सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई आदिवासी नेता, कोई संगठन, कोई इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा? ये खामोशी बहुत अजीब है। और लेख के मुताबिक ये इस पूरे मामले का सबसे चुभने वाला और शायद सबसे खतरनाक पहलू है। ये राजनीतिक चुप्पी एक गहरे गठजोड़ की तरफ इशारा करती है। जब नियम बनाने वाले यानी विधायक और नियमों की रक्षा करने वाले यानी प्रशासन दोनों ही चुप हो जाएं, तो सवाल उठता है कि क्या ये सबकी मिलीभगत से चल रहा है? ये खामोशी बताती है कि शायद आर्थिक हित इतने बड़े हैं कि उनके सामने कानून और लोगों के अधिकार बोने पड़ गए। ये तो एक तरह से उन सारे वादों और संवैधानिक सुरक्षाओं की नाकामी है जो आदिवासी समुदायों को दी गई हैं। मुझे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का नारा याद आ रहा है, अपना देश हूँ अपना राज। हाँ, हमारा देश हमारा शासन। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूची 5 और 6 के माध्यम से आदिवासियों को ठीक इसी तरह के शोषण से बचाने के लिए विशेष अधिकार देता है। ये कानूनी प्रावधान इसीलिए बनाए गए थे ताकि आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके और उनके जल, जंगल, जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके। ये मामला सीधे तौर पर उन संवैधानिक सुरक्षाओं के उल्लंघन का भी है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में जो संवैधानिक रूप से संरक्षित है, वहां गौचर भूमि पर कथित तौर पर गैर कानूनी खनन हो रहा है। जी, ये सब फर्जी दस्तावेजों, एक ऐसी व्यवस्था जो या तो नाकाम है या देखना नहीं चाहती, और एक गहरी राजनीतिक चुप्पी के साए में हो रहा है। और इसका सीधा खामियाजा वो स्थानीय आदिवासी समुदाय भुगत रहा है, जिनकी आजीविका, पर्यावरण और भविष्य सब दांव पर लगा है। बिल्कुल, ये लेख शासन के हर स्तर, नियामक, प्रशासनिक और राजनीतिक, की एक मुकम्मल विफलता को उजागर करता है। और अंत में ये हमें एक बहुत ही मौलिक और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। और वो क्या है? सवाल ये है कि जब आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था ही उनके उल्लंघन में भागीदार बन जाए, तो कोई समुदाय न्याय के लिए कहां जाए? और क्या पड़ाल गांव की ये कहानी एक अकेली घटना है, या ये उस मॉडल का एक उदाहरण है जिसमें विकास के नाम पर लोकतंत्र और कानून को रौंदा जा सकता है?